हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जहां रेलवे में लाखों पद खाली, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अन्याय है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया। उन्होंने शनिवार को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिश भेजी। आप के महासचिव पंकज गुप्ता ने उच्च स्तरीय समिति के सचिव नितेंद्र चंद्रा को संबोधित करते हुए 13 पन्नों का सिफारिश पत्र लिखा। आपने अपने पत्र के माध्यम से एक देश एक चुनाव का कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें, अशोक तंवर ने 18 जनवरी को आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी की नई टीम घोषित कर दी। इस टीम में जहां ललन सिंह को जगह नहीं मिली है, तो वहीं केसी त्यागी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इस टीम में पुराने नेताओं को तवज्जो दी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। वहीं रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हिनू एयरपोर्ट स्थित ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऑफिस के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर छुट्टी की घोषणा की गई। छुट्टी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजा गया था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी। बता दें कि कई राज्य सरकारें इस दिन पहले ही अपने यहाँ छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल की अटकलें लगने लगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने और हवा दे दी है। दरअसल अमित शाह ने एक अखबार को हाल ही में दिए इंटरव्यू में जेडीयू और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की संभावनाओं पर टिप्पणी की। उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अब भी खुले। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारों को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर घमासान मचा हुआ। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का इशारा किया। ममता ने कहा कि अगर उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार। दरअसल टीएमसी ने कांग्रेस के राज्य में 2 सीटें बैरसापुर, बेरहामपुर, मालदा दक्षिण की पेशकश की, जिसे कांग्रेस ने 2019 में जीता था। बिहार के सियासी गलियारों में जेडीयू एनडीए में शामिल होने की खबर पूरी तरह से मुहर लग नहीं पाई है कि भाजपा और जदयू आमने सामने की लड़ाई को उतारू हो गई। दिलचस्प तो यह है कि जदयू और भाजपा के बीच बड़ी टकराहट की वजह जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह बन गई। दरअसल भाजपा 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मिलर स्कूल में मनाने का निर्णय की थी। जदयू भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती 23 को वेटरनरी कॉलेज में मना रही है। इस पर जयंती समारोह में आने वाले कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम राजधानी में किया गया। इनमें से एक स्थल मिलकर स्कूल का मैदान भी है। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई राज्य में अवकाश की घोषणा के बाद गुजरात में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी को गुजरात के सभी सरकारी कार्यालय में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अधिकारी ने बताया, राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक कार्यालय बंद रखने की अधिसूचना जारी की गई है। रिचार्ज प्लान एक बार फिर से धीरे धीरे महंगे तो होते जा रहे हैं। ऐसे में बार बार मंथली रिचार्ज कराना कई बार मुश्किल भरा हो जाता है। इसलिए जियो, एयरटेल और वीआई अपने यूजर्स को मंथली पैक के साथ साथ एनुअल पैक भी ऑफर करते। जियो अपने करोड़ों यूजर्स के कई तरह के प्लान ऑफर करता है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे देश में श्रम उत्पादक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में श्रम उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है, जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन पर खतरा पड़ सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि देश अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद के खतरे से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने यहां सलोनबरी में सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच एएसपी सीमावर्ती गांव की संस्कृति, इतिहास, स्थलाकृति, भाषा को सूक्ष्मता से एकीकृत करने, लोगों को एक साथ लाने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की नई टीम बनाई। इससे कई बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी है और कुछ नए पदों पर स्थान दिया गया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कोई पद नहीं मिला और उनके साथ कई अन्य नेताओं को भी टीम से बाहर किया गया है। नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम में 22 लोगों को शामिल किया, जिसमें एक उपाध्यक्ष, एक सलाहकार, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के लिए लोग राम भक्ति में लीन है, तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर सत्ता विपक्ष पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ओवैसी ने शनिवार को एक बार फिर राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की कहानी को चुनौती देते हुए दावा किया कि भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से छीना गया है। सर्दियों का मौसम कुछ लोगों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बच्चों को इस सीजन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौसम में बच्चों को कोल्ड, फ्लू और खांसी की समस्या काफ़ी होती है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ जाती है। खासकर शीतलहर के दौरान बच्चों को सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस दौरान बच्चों को ठंड लग जाती तो इसका असर कई हफ्तों तक रहता है। जी हाँ, वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अनुषा बताते हैं कि इस मौसम में बच्चों के शरीर को गर्म रखना जरूरी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने की वजह से यह टल गया। इसके बाद 6 फरवरी को चुनाव की नई तारीख सामने आई। चुनाव में देरी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिजली वितरण रेटिंग 2023 में उत्तर प्रदेश की एनपीसीएल और दिल्ली की बीआरपीएल, वीआईपीएल और टीडीटीपीएल को A+ रेटिंग मिली है। दिल्ली की बीएसएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड कंपनी और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का बिजली वितरण कंपनियों की रेटिंग से पहला स्थान मिला। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 23,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। इन्हें महिलाओं और बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र गाजा में मारे गए बच्चों और महिलाओं को जो आंकड़े जारी किए उसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा। हमास आतंकी पर इजरायली सेना के पलटवार ने गाजा को शमशान में बदल दिया। हमास आतंकियों के साथ फिलिस्तीन नागरिक की भी इस हमले में मौत हुई। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने बताया, इजरायल और गाजा के बीच जारी युद्ध में 16,000 महिला और बच्चे मारे गए। उत्तर प्रदेश के राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच मौसम विभाग ने परेशान करने वाली खबर दी है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में कोहरे और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं रविवार को मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के राज्यों को अभी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक ऐसा MOU साइन कर लिया है जो UPI यूज करने वालों के लिए स्वागत भरी हो सकता है। NPCI ने जो करार साइन किया है उसके जरिए वैश्विक स्तर पर UPI पेमेंट करना संभव हो सकेगा। भारत के पर्यटकों या विदेश जाने वाले भारतीयों को इस UPI पेमेंट के ग्लोबल एक्सपेंशन से भरपूर फायदा मिलने वाला है और वो ग्लोबल लेवल UPI पेमेंट कर सकेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को अब पूरे देश में लागू कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को दावा किया कि अब इस स्कीम के दायरे में पूरा देश आ गया। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही राशन कार्ड चलेगा। वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल से किए ट्वीट के अनुसार इस योजना के दायरे में अब 80 करोड़ NFSA यूजर्स आ गए। हर महीने लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी की गई है। शुक्रवार को चांदी 330 रुपये महंगी होकर 71,530 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। इससे पहले गुरुवार को चांदी 293 रुपये की नरमी के साथ 70,898 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। इस तरह शुक्रवार को 24 कैरेट वाला सोना स्तर सस्ता होकर 62,390 रुपये, 23 कैरेट 62,140 रुपये पर हो गई थी। शनिवार को भारत के कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आई। बता दें कि मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, मगर उम्मीद है कि जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों के कारण पड़ता है। उसके अलावा देश की सरकारी तेल कंपनी यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकी कीमत पर टैक्स, वैट, कमीशन आदि लगाते हैं।
किसानों के लिए गुड न्यूज। पीएम किसान की 16वीं किस्त इस दिन आ जाएगी खाते में। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिससे ये एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। आपको बता दें, किसान सम्मान योजना किसानों को 6,000 शुरुआती 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे। साल में 3 बार बता दें कि किस्त के रूप में होती है और केंद्र सरकार अब तक किसानों के बैंक खाते में 15वीं किस्त की सूची जारी की जा चुकी है और 16वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले 12 दिन शानदार रहने वाला है। केंद्रीय कर्मचारी को 31 जनवरी का इंतजार रहेगा। इस दिन कर्मचारियों को साल 2024 की बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इस दिन महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी होगा। इसके बाद जनवरी 2024 से कितना महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा, यह तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार देश में 2029 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास करे। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु का आतिथ्य आपका दिल जीत लेगा। खेलो इंडिया गेम्स निश्चित रूप से खिलाड़ियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्हें जीवन भर चलने वाली नई दोस्ती बनाने में भी मदद मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।